नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे पाठशाला में। कैसे भाई सब लोग? देखो भाई, जैसा कि आपको पता है कि दिवाली का टाइम चल रहा है और बच्चे इधर उधर ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपकी एक सीरीज चला देता हूं जिसमें मैं ग्रुप डी के सारे कठिन प्रश्न आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आज मैं फिर से एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसमें मैं आपको ग्रुप डी के सारे कठिन प्रश्न सॉल्व करा दूंगा। मतलब ये वो प्रश्न होंगे जिसे 99% लोगों ने गलत किया है। तो आप देखिएगा कि आप वो प्रश्न सही कर पाते हो या फिर नहीं। ठीक है, चलो फिर सीरीज टू स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एएलपी के सब्सक्रिप्शन पर 30% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। अगर आप एएलपी या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हो और आपको बेसिक साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस इनका कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाकर ले सकते हो, अगर आपको हम लोग की पढ़ाई अच्छी लगती है तो, है ना। तो मैं आपको बता दूं, वैसे ये सब्सक्रिप्शन 1299 में था, लेकिन 30% डिस्काउंट होने के बाद ये सब्सक्रिप्शन लगभग 950 के आसपास आपको पड़ेगा। 1-2 दिन का टाइम और है, आप ले लीजिए। और उसके लिए आपको करना क्या है, 9369 880 746 इस नंबर पे कॉल करिएगा। और ये नंबर पे जब आप कॉल करेंगे, माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आपको वो असाइन कर देना। बट उसके लिए आपको एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा। तो वो कूपन कोड है दीप10। जब आप ये कूपन कोड लगाओगे दीप10, है ना, दीपावली का दीप10, तो आपको ये 30% डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। तो आज बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। देखो, मैं क्वेश्चन भले ही आपको 15-20 सॉल्व कराऊं, लेकिन विश्वास मानिए कि ये ग्रुप डी के वो कठिन सवाल है जिसे 99% लोगों ने गलत किया। तो एक बार आप पढ़ लीजिए ना कैसे वो प्रश्न है। हो सकता है कि यही प्रश्न अभी एएलपी के एग्जाम में आपको मिल जाए, हो सकता है अभी जेईई के एग्जाम में मिल जाए, है कि नहीं। चलो पहला प्रश्न मैं सोल्व करता हूं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ये देखिए। देखो, जब परीक्षाएं चल रही थी तो किसी भी यूट्यूबर ने ये सब प्रश्न नहीं सोल्व कराए, क्योंकि बच्चों ने दे भी नहीं पाए। हालांकि मेरे पास आते मैं सोल्व कर भी देता, लेकिन कोई बात नहीं, अब आ चुके हैं तो मैं सारे कठिन सवाल एक साथ सोल्व करा दूं। पहला क्वेश्चन लिखा है, वायु में संचारित एक प्रकाश किरण कांच की पट्टी में प्रवेश करती है। मतलब वायु से संचारित एक प्रकाश किरण कांच की पट्टी में प्रवेश करती है। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये रही तुम्हारी वो कांच की पट्टी, और कांच की पट्टी में कोई भी प्रकाश किरण इस तरीके से देखिए संचारित होती है। ऐसे ये रहा नॉर्मल, है ना। ये क्या होता है बच्चा, ये होता है नॉर्मल। ये नॉर्मल मैंने मान लिया, ठीक है। अलग अलग जगह ना मान के एक ही जगह पे मान लेते हैं, है ना। तो ये रहा तुम्हारा नॉर्मल। तो आपको पता है कि नॉर्मल के साथ जो बनाया गया एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। बोलो, तो बच्चा मेरे, ये तुम्हारा एयर हो जाएगा और ये तुम्हारा कह सकते हो कांच है, और बाद में फिर से कह सकते हो ये एयर है, यानी हवा है। तो होता क्या है कि जब आपकी एयर से प्रकाश किरण जाएगी ना, तो जाना तो चाहिए था सीधे, लेकिन आपको पता है कि जब विरल से सघन जाती है तो अवलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल से सघन जाते समय अवलंब की ओर मुड़ जाती है। तो जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन सीधे जाके अवलंब की ओर हल्का सा मुड़ जाएगी, है ना। तो ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को बोला जाता है कि बच्चे ये एंगल आर है। ओके, अब आगे क्या हो रहा है कि प्रकाश किरण ऐसे आगे जाएगी, जाने के बाद फिर एक नॉर्मल पे टकराएगी, ये एक नॉर्मल पे टकराएगी, है ना। तो जाना तो चाहिए था सीधे, लेकिन जब प्रकाश की किरण देखो कांच से हवा में जाती है, यानी सघन से विरल जाती है, तो अवलंब से दूर हो जाती है। तो दूर हो जाने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे मुड़ जाएगी, देखो। लेकिन जब ये मुड़ती है ना, ध्यान से सुनना, ये एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी देखो आर होगा, श्योर एकदम। और अगर ये एंगल आर है तो कंफर्म ये फिर से एंगल आई हो जाएगा, है ना। अगर आप बात को देखिए तो पहली वाली जो किरण है और लास्ट में जो निर्गत किरण है, उन दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया गया एंगल आई ही आया है। बोलो, तो आई आया है तो इसका मतलब पता है क्या है, ये दोनों की दोनों प्रकाश की किरण पैरेलल हो रही, पहली और लास्ट वाली। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ लेते। पहला है, कौन सा कथन सही है, आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक है। देखो, आपतन कोण ये रहा, अपवर्तन कोण आर रहा। क्या अधिक है क्या? नहीं सर, यहां तो आई बड़ा है, आर छोटा है। तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक है। आपतन कोण, है ना, ये तो सही हो गया, आपतन कोण अधिक है, सही है। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है। अब देखो, ये तुम्हारा रहा आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये रहा तुम्हारा निर्गत कोण। देख लीजिए दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है, ये भी सही है। निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर है। देखो, बाहर निकलने वाली जो किरण होगी
वो आने वाली किरण के आपस में कैसी है, समांतर। समांतर मैं क्यों बोल रहा हूं सर, समांतर स्टेबल और ट्वेबल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि दोनों का हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया गया एंगल आई ही है, तो समांतर भी है, ये बात भी एकदम सही है। इसलिए इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हरा अगर आपने समझा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको याद कर लीजिए और ये डायग्राम के थ्रू याद कीजिए। अगला सवाल देखिए, दूसरा है, यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। आपको पता है कि मेंडल ने क्या किया था कि सबसे पहले F1 पीढ़ी का अध्ययन किया, लेकिन F1 पीढ़ी के अध्ययन करने के बाद ये याद रखिएगा कि सभी के सभी लंबे प्लांट पौधे, सभी के सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, मतलब जो छोटे वाले पौधे थे वो प्राप्त ही नहीं हुए थे। डेट मीन्स अप्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं मिला था, लेकिन जैसे उसने F2 पीढ़ी को अपनाया और जैसे F2 पीढ़ी अपनाया तो लंबे के साथ साथ याद करिए बौने पौधे भी मिले, लंबे के साथ साथ बौने पौधे भी मिले, यानी अप्रभावी लक्षण तो मिले, प्रभावी लक्षण तो मिले ही मिले और अप्रभावी लक्षण भी मिले, है ना, अप्रभावी लक्षण भी मिले। तो उसने ये निष्कर्ष निकाला फाइनली कि जो हमारा दूसरा वाला नियम था उसे बोला गया कि भैया दूसरे वाले नियम से ये पता चला कि जो अप्रभावी लक्षण होते हैं यानी जो बौनापन होता है वो खत्म नहीं हुआ था पहली पीढ़ी में, है ना। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते। बोलो भाई, अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते। अगर सिर्फ F1 पीढ़ी का ही एक्सपेरिमेंट किया होता तो वो कहता कि भैया अप्रभावी लक्षण नष्ट हो गए, लेकिन उसने F2 पीढ़ी का अध्ययन भी किया जिसकी वजह से वो कह पाया कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते, है ना। तो ध्यान रखना F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो ये घटना होती। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, ये भी देखिए कितना प्यारा कितना खूबसूरत सवाल था, बड़ा ही सही सवाल था। दो पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर आपतित एक किरण का मार्ग चित्र में दिखाया गया है ना। अरे थोड़ा मार्ग को आप गौर से देखिए तो ऊपर वाला माध्यम ए है, नीचे वाला माध्यम बी है, ऊपर वाला माध्यम ए है, नीचे वाला माध्यम बी है। अगर आपको गौर से देखिए तो ये वाला एंगल को मैंने आई कह दिया आपतन कोण और इसको मैंने आर कह दिया अपवर्तन कोण। तो डायग्राम से तुम्हें एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि आई और आर में ज्यादा कौन है, तो आई और आर में देख लीजिए आई तुम्हारा क्या है, ज्यादा है। आई और आर में कौन ज्यादा, आई है। अब इन्होंने लास्ट में क्या बोला है कि दिखाई दिया है माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक एन को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, है ना। तो भैया एन एक टर्म बोला है और एन इन्होंने क्या बोला, एन क्या है, माध्यम ए के सापेक्ष। ध्यान रखना जिसके सापेक्ष होता है, मैंने देखो कई बार बताया आप लोगों को, जिसके सापेक्ष होता है वो नीचे होता है और जिसका होता है वो ऊपर होता है। तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ये तुम्हारा एन है ना। तो बता रहा है कि n क्या होगा, 0 होगा, 0 से ज्यादा, 1 से कम, n बराबर 1 या फिर n ग्रेटर देन 1, जो भी है मुझे बताइए। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो इसमें स्नेल का नियम लगाना पड़ेगा। स्नेल का नियम क्या कहता है कि μ1 इसका μa और इसका अपवर्तनांक μb। तो स्नेल का नियम कहता है μa sin i बराबर μb sin r। ये कर लिया मैंने, है ना। तो साइन आई बड़ा है, चलो तो एक काम करते हैं, पहले म्यू बी बटे म्यू एन निकाल लेते हैं। तो म्यू बी बटे म्यू एन को हमने एन कह दिया, देखो ये ऐसे आएगा। तो ये इधर आ जाएगा साइन आई बटे साइन आर, चेक करो कर सकते। लेकिन कौन वाला एंगल बड़ा है, तो इस बार देखो एंगल आई बड़ा है। अगर एंगल आई बड़ा है दोस्त मेरे, एंगल आई आर से बड़ा है, जो कि डायग्राम को साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, तो इसका मतलब एन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब एन की वैल्यू 8 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, एन की वैल्यू 8 से क्या हो जाएगी, बड़ी, सीधी सी बात है। ओके, तो यह वाला क्वेश्चन भी बढ़िया सवाल था, डायग्राम बेस्ड सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। देखो जब भी कभी किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पे बल पूछा जाता है ना, बल फोर्स याद रखना, ये जो फोर्स होता है ना, इसका वैसे जनरल फॉर्मूला होता है आई ब्रैकेट में होता है L क्रॉस बी। जैसे BIL साइन थीटा पढ़ा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ध्यान रखना ये जो आने वाला फोर्स होता है F,
ये तुम्हारा परपेंडिकुलर टू एल भी होता है और आने वाला फोर्स तुम्हारा परपेंडिकुलर टू बी भी होता है, दोनों के परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा इसको, परपेंडिकुलर टू एल भी होता है, परपेंडिकुलर टू बी भी होता है। ओके, वैसे आपने सुना भी है कि जो चुंबकीय बल होता है ना, चुंबकीय बल, इसकी दिशा निकालते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। कहां से डाली जाएगी? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसकी दिशा निकाली जाएगी, बाएं हाथ के नियम से, याद रखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ओके, और एक चीज आपने पढ़ी होगी, जैसे कि मान लो तो ये धारावाहिक चालक है, अगर इसमें कोई धारा आई बह रही है, कोई धारा आई बह रही है और कोई चुंबकीय क्षेत्र बी लगा हुआ है ना, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ट, तो इसमें धारा डाली चुंबकीय, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा दो, धारा आगे अंदर, ये ऊपर की ओर हो जाएगा बल की दिशा। तो याद रखना, बल आई और चुंबकीय क्षेत्र बी तीनों आपस में लंबवत होते हैं, तो इसका आंसर जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी, धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत इसका आंसर जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे वाह, ये वाला सवाल भी आया, लेकिन लोगों ने सोचा कि ये गलत है, लेकिन गलत नहीं, रेलवे ने इसका आंसर एकदम सही दिया था। सवाल ये है कि इनमें से कौन सा दो यौगिकों के बीच होने वाली एक संयोजन अभिक्रिया है, दो कंपाउंड्स के बीच होने वाली संयोजन अभिक्रिया है ना। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है कि जब कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO प्लस H2O मिलते हैं तो बनाते हैं तुम्हारा CaOH का होल ट्वाइस। एक तो ये ऑप्शन दिया है। अगला है जल का निर्माण, जल बनता है तुम्हारा 2H2 प्लस O2 और इससे बनता है तुम्हारा 2H2O। देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है कार्बन प्लस O2 प्लस इक्वल टू CO2। अमोनिया का निर्माण, तो अमोनिया निर्माण होता है नाइट्रोजन N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, है ना। लेकिन ये सारी कॉम्बिनेशन अभिक्रिया है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा इनमें से कौन कौन सी कॉम्बिनेशन अभिक्रिया में कंपाउंड्स हैं। देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अणु है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स है, ये कंपाउंड नहीं है। कार्बन हमारा एटम है और O2 मॉलिक्यूल्स है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो साफ साफ देखिए, इन्होंने बोला था निम्नलिखित में कौन से दो यौगिकों के बीच होने वाली एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसके फलस्वरूप एक नया यौगिक बनता है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कहना कैल्शियम ऑक्साइड और H2O ये एक ऐसी संयोजन अभिक्रिया है जिसमें दो कंपाउंड्स लिए रहे, देख लीजिए, दो यौगिक लिए रहे, है ना। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। थोड़ी सी गलती अगर हो गई तो सवाल गलत हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां। धावन सोडा के लिए इनमें से किस कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है? ये भी देखिए कितना गलत हुआ है। लोगों ने ज्यादातर इसका आंसर NaSCO3 दिया, लेकिन NaSCO3 गलत है, इसका आंसर जाएगा NaCl के साथ, है ना। अब ये कैसे NaCl है धावन सोडा बनाने के लिए मैं बताता हूं। पहले क्या होता है कि NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया, ध्यान रखना जब ये चार चीजें मिलती है तो एक बनाती है अमोनियम क्लोराइड और प्लस बनाती है NaSCO3, है ना। अमोनियम क्लोराइड प्लस NaSCO3 ये निर्माण करती है। ओके, अच्छा, जैसे ये निर्माण हो जाता है तो मैं आपको बताऊं, अगर NaSCO3 बन गया तो ये जो NaSCO3 है, ये जो NaSCO3 है, NaSCO3 बच्चा, यही NaSCO3 को जब गर्म करते हैं हम लोग 2NaSCO3 प्लेट का, तो Na2CO3 प्लस CO2 और प्लस H2O बन जाता है ना। तो ये इसका मतलब ये थोड़ी ना कि NaSCO3 कच्चा माल हो गया, नहीं। बेसिक जो मटेरियल आपको नीड लगा वो था आपका NaCl। तो धावन सोडा होता तो Na2CO3 है, ये दे धावन सोडा, लेकिन धावन सोडा के निर्माण के लिए अगर कोई पूछे कि कौन सा कच्चा माल लगा था तो फिर आपको आंसर देना है NaCl, NaSCO3 नहीं। अब कुछ लोग तो NaOH लगा के आए, नहीं, NaOH गलत है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रीडॉट्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन रीडॉट्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है ना। पहला एग्जांपल देखिए, पहले एग्जांपल में साफ साफ देखिए, पहला एग्जांपल लिखा हुआ है कि जिंक ऑक्सीजन ऑक्साइड कार्बन के साथ मिलके जिंक बना रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है ना। बताइए ये रीडॉट्स अभिक्रिया है कि नहीं है?
तो कहना ये रिडॉक्स अभिक्रिया पक्का होगी सर, क्यों? 28 से ऑक्सीजन निकल रहा है तो दूसरे में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, चेक कर लो, रिडॉक्स हो रही है, श्योर एकदम, है ना। सेम तरीके से देखिए MnO2 और प्लस 4HCl, अगर मैं इसकी बात करता हूं, MnO2 की बात करता हूं, प्लस 4HCl की बात करता हूं, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? तो ये दोनों मिलके बनाते हैं MnCl2 और प्लस बनाते हैं 2H2O प्लस Cl2। क्या ये रिडॉक्स अभिक्रिया है? चेक करते हैं। तो कहना सर ये भी रिडॉक्स अभिक्रिया होगी क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बदल रही है सर, और अच्छी तरीके से बदल रही है, देख लो, है ना। पहली बात तो आप थोड़ा गौर से देखिए, डायरेक्ट भी बता सकते हैं, देखो इसमें ऑक्सीजन था, इससे ऑक्सीजन बाहर निकल लिया, देख लो, है ना। और हाइड्रोजन में देखिए ऑक्सीजन आके जुड़ गया, वो ON, तो एक से ऑक्सीजन निकला, दूसरे से ऑक्सीजन जुड़ा, ये भी सर रिडॉक्स है, ठीक है। सेम तरीके से ये भी रिडॉक्स ही है, बट ये लास्ट वाली रिडॉक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हमारी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और इस बात को हमेशा याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी रिडॉक्स नहीं होती। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तो अवक्षेप रिएक्शन हो सकती है, अवक्षेप रिएक्शन हो सकती है, मतलब कलर देने वाली रिएक्शन होती है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये ऐसा इसलिए आप कहोगे कि सर इसमें ऑक्सीजन कहाँ वो हुआ, भैया इसमें NO3 पूरा का पूरा अलग हुआ है, ऑक्सीजन थोड़ी ना। और एक और तरीका होता है देखने का, वो तरीका होता है ऑक्सीडेशन नंबर से। ऑक्सीडेशन नंबर अगर नहीं बदल रही तो ना वो ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, बताइए इसका आंसर। 8वां बोला जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला है लार का पीएच मान 6.2 से 8 होता है, गलत है। 6.2 तो तुमने सही लिया, लेकिन 8 थोड़ा ज्यादा ही ले लिया। लार का जो पीएच मान होता है वो 6.2 से लगभग 7.4 तक होता है, 8 बहुत ज्यादा है। शुद्ध रक्त का पीएच मान, हाँ ये सही है, क्योंकि रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है, उसी के आसपास है, एकदम सही। शुद्ध जल का पीएच मान, तो बच्चा जल का जो पीएच वैल्यू होता है वो पूरा का पूरा 7 होता है, इन्होंने 9 दिया है, गलत है ना। तो कौन कौन से 2 पार्ट गलत हो गए? तो कह देना पहला वाला गलत है, दूसरा तीसरा वाला गलत है, सिर्फ बी वाला आंसर सही है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, केवल बी के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए। अरे वाह, ये बहुत अच्छा सवाल आया। किसी कुंडली में विद्युत चुंबकीय रूप में, किसी चुंबक में कुंडली में विद्युत चुंबकीय रूप से प्रेरित ईएमएफ और प्रेरित धारा किसी कुंडली के आर पार निर्भरता किस प्रकार से होती है? ठीक है, देखो मैं पहले आपको एकदम क्लियर बता दूं, सुनना बड़े ध्यान से। देखो जब भी कभी ईएमएफ के बारे में बोला जाए, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ये हमेशा डिपेंड करता है, इसका उत्पन्न होना हमेशा डिपेंड करता है फ्लक्स परिवर्तन की दर पर, फ्लक्स परिवर्तन की दर पर। ओके, तो ईएमएफ का डेवलप होना फ्लक्स परिवर्तन की दर पर डिपेंड करता है, बट ईएमएफ का उत्पन्न होना प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। प्रतिरोध से क्या मतलब है? हालांकि जो प्रेरित धारा होती है, प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट, वो डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पर। भाई देखो रेजिस्टेंस नहीं होगा तो धारा का कोई मोल ही नहीं है, आई बराबर वी बटे आर लगाओगे, आर नहीं है तो आई आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ कि प्रेरित ईएमएफ आर पे निर्भर नहीं करता, जबकि प्रेरित धारा आर पे निर्भर करती है। प्रेरित धारा निर्भर करती है मतलब रेजिस्टेंस पे निर्भर करती है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 10वां, ध्यान से देखिए, ये भी बहुत सटीक और बहुत सही सवाल है। बोला जा रहा है कि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध 1 वोल्टेज V वाली बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि 2 ओम प्रतिरोध से प्रभावित धारा 4 एम्पियर हो तो वोल्ट बताइए, तो V बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितने रेजिस्टेंस है? सर यहां पर 3 रेजिस्टेंस है, ये देखिए। कितने वोल्ट की बैटरी जुड़े हैं? सर V वोल्ट की बैटरी जुड़े हैं। रेजिस्टेंस के नाम क्या क्या हैं? तो 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम, ये देखिए 2, 3, 5। तो इन्होंने V वोल्ट की बैटरी जोड़ा है और बोला ये है कि यदि 2 ओम में धारा 4 एम्पियर है ना,
तो मेरे भाई अगर 2 ओम में धारा 4 एम्पियर बोली जा रही है, चूंकि सब सीरीज में जुड़े हैं, तो चाहे तुम 2 ओम कहो चाहे किसी में कहो, हर एक में जो धारा होगी, हर एक में जो धारा होगी सर वो कितनी होगी, वो भी हमारी कितनी होगी, कहाँ दी रही है, कहाँ दी रही है, ये दी रही है 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो सभी में 4 एम्पियर की धारा होगी। तो तुम्हें वोल्टेज पूछा जा रहा है कितना होना चाहिए, है ना, V होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो मेरे भाई V बराबर आता है I इंटू आर, बताओ। तो I भाई 4 एम्पियर। रही बात रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 2 3 5 सीरीज में जुड़े हैं। तो जब सीरीज में जुड़े हैं तो जल्दी से जोड़ दीजिए डायरेक्ट 10। भाई सीरीज में तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं ना, सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो आंसर जाएगा तुम्हारा 40 वोल्ट के साथ, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। चलो और आगे देखिए, 11वां नंबर देखिए। 100 ओम का एक प्रतिरोध एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित है, ठीक है। 5 सेकंड में 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। विभवांतर बताना है ना। तो पहले एक काम करिए कि अगर 5 सेकंड में 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है तो यहां से पावर निकालिए। तो पावर बराबर होता है जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड जैसे ही आपने किया तो यहां से पावर पता चल रही 40 वॉट, बताइए। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, 10 ओम में विभवांतर। अब जैसे तुम्हें पावर पता चल रही तो तुरंत आप पावर का फॉर्मूला लगाइए। पावर बराबर फॉर्मूला होता है V²/R, आंसर आ जाएगा बस इससे, है ना। तो पावर का मान हो गया 40, वोल्टेज तुम्हें पता करना है और रेजिस्टेंस तुम्हें 10 है, देख लो। तो V² बराबर हो जाएगा 400। अगर V² बराबर 400 हो गया तो देख लीजिए वोल्टेज हो जाएगा 20 वोल्ट। तो यह ले क्वेश्चन का आंसर 20 वोल्ट के साथ। अरे समझ पा रहा हो ना तुम लोग, ठीक है, समझते चलिए, क्योंकि ये वो सवाल है जिसे ज्यादातर लोगों ने गलत किया है। चलो क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए क्या है। एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा है, एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा है एक लड़का। दर्पण के सामने अपने सिर को बड़ा प्रतीत होता है। मतलब देखो, अगर ये लड़का है और लड़का क्या कर रहा है कि अपने कुछ हिस्से को छोटा बड़ा और बराबर महसूस करता है, ठीक है। तो दर्पण में अपने सिर को बड़ा प्रतीत होता है, सिर को बड़ा प्रतीत करता है, ओके। और देखिए शरीर को समान आकार का, मतलब यहां बराबर है, समान आकार का है। उसके बाद बोला जा रहा है और अपने पैरों को छोटा पाता है, छोटा पाता है, यहां छोटा। तो बताइए उसके सामने लगे हुए दर्पण का क्या क्रम होना चाहिए, है ना। तो बड़ा आसान सा सवाल है ये, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो याद रखना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है एक अवतल दर्पण, अवतल। बराबर प्रतिबिंब कौन बनाता है, हाँ समतल दर्पण। बराबर प्रतिबिंब हमेशा एक ही दर्पण बनाता है, समतल। और छोटा कौन बनाता है, तो छोटा बनाता है तुम्हारा उत्तल दर्पण, है ना। तो आप मुझे ये बताइए जरा, अगर ऐसा है कुछ अवतल समतल उत्तल, तो इसी क्रम में ले लो ना। तो अवतल समतल उत्तल ये ऊपर से नीचे का क्रम है, मैं पहले बता दूं। सवाल में इन्होंने क्लियर नहीं किया, हालांकि क्लियर करना भी चाहिए कि ऊपर से नीचे है कि नीचे से ऊपर है। तो ये ऊपर से नीचे का क्रम है कि सबसे पहले अवतल दर्पण होगा, तभी ऊपर वाला हिस्सा बड़ा दिखाई दे रहा, बीच में समतल होगा बराबर दिखाई दे रहा, सबसे नीचे उत्तल होगा छोटा दिखाई दे रहा। सीधी सी बात है, आगे बढ़िए। 13वां नंबर देखिए। एक गोली दर्पण एक किरण पुंज के मुख्य अक्ष पर दिए गए बिंदु से अभिसारित होती है। दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। एक गोली दर्पण की एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर अभिसारित करता है। देखो भैया, अभिसारित की हिंदी होती है कन्वर्ज करता है ना, कहीं लिखा भी होगा, देख लो, ले देखो। अब आप मुझे बताओ कन्वर्ज करने वाला दर्पण कौन सा होता है, ये तो आसान हो गया ना। कन्वर्ज करने वाला दर्पण एक ही दर्पण होता है, कॉन्केव मिरर। कन्वर्ज करने वाला दर्पण एक ही मिरर होता है, कॉन्केव मिरर, ओके। तो कॉन्केव मिरर ध्यान रखना कैसा करता है सर, कॉन्केव मिरर करता है कन्वर्ज। अब देखिए अरे इनमें से कौन से कथन सत्य है। तो पहला कथन है प्रयुक्त दर्पण अवतल होगा, एकदम सही, कन्वर्ज कर रहा है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, गलत। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, धनात्मक नहीं होती, ये गलत हो गया। आगे देखिए, अभिसारित बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस होगा, हाँ बिल्कुल एकदम सही।
जिस पॉइंट पे सारी किरणें आके मिल जाती है भाई, वही बिंदु तो फोकस होता है। ये पार्ट एकदम सही है। तो इसका मतलब गलत वाला पार्ट कौन सा है? तो गलत वाला पार्ट ये गलत हो गया, धनात्मक है ना, ऋणात्मक बोला जा रहा है। तो आंसर जाएगा ए और सी के साथ, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, ए और सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर देखिए, यदि तत्व X का आवर्त सारणी में समूह 17, वेरी गुड, और आवर्त 4 से संबंधित कितने कोष पूरी तरह से भरे हो रहे। बड़ा अच्छा सवाल है यार, मतलब आप ये वाला सवाल देखने के बाद एक बार जरूर सोचोगे साला पूछ क्या रहा है? वो पिक्चर देखी थी कौन वाली, वो थी 3 इडियट, उसमें वो कहता है ना अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जब उससे मशीन की परिभाषा पूछी जाती है तो वो कहता रहा अरे कहना क्या चाहते हो, तो बस यही वही है। सवाल को पढ़ने के बाद भी आपको नहीं समझ में आएगा सवाल कहना क्या चाहता है। देखो, यदि एक तत्व X आवर्त सारणी में समूह 17, समूह 17 का मतलब हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बताइए। लेकिन वर्ग इन्होंने बोला है 4, आवर्त 4। आवर्त 4 का मतलब होता है कि परमाणु संख्या 19 से 36 के बीच में, यही तो होता है ना। तो फ्लोरीन 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35। ओके, तो अगर आवर्त 4 में है तो इसका मतलब परमाणु संख्या 19 से 36 के बीच होगा, डेट मीन्स ब्रोमीन होगा। तो एक बात तो तुम्हें समझ में आ रही कि ये जिस तत्व की बात कर रहा है वो तत्व होगा ब्रोमीन, ये बात तो तुम्हें समझ में आ रही है ना। अब देखो, तो कितने कोष पूरी तरह से भरे होंगे, तो अगर मुझे ये बताना है कि कितने कोष पूरी तरह से भरे होंगे तो दोस्त मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना पड़ेगा। यस, तो अगर 35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाए तो 2 8 फिर 18 फिर 7, चेक कर लो, 2 8 18 7, जोड़ के देख लीजिए 35। तो कितने कोष पूरी तरह से भरे हुए? तो आप मुझे बताइए पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? याद करिए मैंने K L M है ना, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताई होगी 2n स्क्वायर के अनुसार। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L में 8 होते हैं, M में 18 होते हैं, फिर 32 होते हैं। तो K L M ये 3 कक्षाएं देखिए पूरी तरह से भरी हैं, क्योंकि इनमें 2 8 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी कितनी कक्षाएं भरी हैं पूरी तरह से? तो कहना इसकी 3 कक्षाएं पूरी तरह से भरी हैं, चौथी कक्षा अधूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर तक पहुंचाती है? बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। देखो, मतलब यह है कि आपको रक्त को हृदय से कहां पहुंचाना है भाई? 2 जगह जाता है, हृदय से ब्लड 2 जगह जाता है, या तो फेफड़े में जाता है और या फिर जाता है शरीर में। बताइए, हृदय से ब्लड 2 ही जगह जाता है, या तो फेफड़े में या तो शरीर में। बट फेफड़े में जाता है अशुद्ध खून, ताकि उसे वापस शुद्ध मिल सके, है ना। और हृदय में जाता है मेरे भाई शुद्ध खून, हृदय में जाता है शुद्ध खून। ठीक है, मतलब शरीर में, सॉरी शरीर में। तो हृदय से 2 जगह खून जाता है, एक फेफड़े में जाता है, एक शरीर में जाता है। फेफड़े में अशुद्ध खून जाता है ताकि दोबारा से शुद्ध हो सके, शरीर में शुद्ध खून जाता है ताकि सभी को शुद्ध खून मिल सके। लेकिन जाता किसी न किसी धमनी या किसी नशे द्वारा हो रही है। देखो देखो, जब जाता है ना फेफड़ों में, तो इस धमनी को बोला जाता है पल्मोनरी धमनी, इसको बोला जाता है पल्मोनरी धमनी। ठीक है, जबकि अगर शुद्ध खून की बात करते हैं कि बताइए शुद्ध खून जब जाएगा, है ना, तो शुद्ध खून मेरे भाई जाएगा, तो शुद्ध खून जाएगा तो ये जाता है तुम्हारा महाधमनी द्वारा, शरीर में जाएगा महाधमनी द्वारा, महाधमनी द्वारा। ओके, तो याद रखिएगा महाधमनी द्वारा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा फेफड़ों के अलावा शरीर के? तो आंसर जाएगा महाधमनी, अरोटा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ओके, तो आज मैंने देखिए आप लोगों को कुछ बढ़िया सवाल सॉल्व कराए, ताकि आप लोग ये सब चीजें पढ़ने के बाद एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए। मेरा मानना ये है कि हम लोग पढ़ाई भले ही थोड़ा सा स्लो कर दे, थोड़ा सा कम कर दे, लेकिन खत्म नहीं करनी चाहिए। यही रीजन है कि मैंने मंडे ट्यूसडे के लिए भी क्लास आपके लिए रखी, ताकि आप पढ़ते रहिए। एटलीस्ट ये 15-20 क्वेश्चन जो भी मैंने आपको आज सॉल्व कराए, कल सॉल्व कराए, इससे क्या होगा कि आपकी जो पढ़ाई वो लगातार बनती रहेगी, कुछ अच्छे सवाल सॉल्व कराए।
फिर से मैं एक बार बता दूं, अभी भी अगर आपने ALP का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, अरे एक चीज और मैं बताऊं, अभी वो एक नोटिस जारी हुई थी PMO द्वारा, और उसमें साफ साफ लिखा था कि लगभग जो है टोटल कितनी वैकेंसी आनी थी, लगभग 9 लाख वैकेंसी के आसपास पेंडिंग है, और बहुत जल्दी ये 9 लाख वैकेंसी आने वाली है। मैं और बताऊं तो ये 9 लाख वैकेंसी जब आएंगी ना, तो आपका कुछ सब्जेक्ट तो एकदम रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग विभाग में वैकेंसी आनी, लगभग 38 विभाग है। तो साइंस हो गया, GK GS हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, है ना, इसके अलावा इंग्लिश, ये कुछ बेसिक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं। हिंदी भी ले लीजिएगा, मैं आपको एकदम हकीकत बात बताता हूं, ये जो इतने सब्जेक्ट है, इनके अलावा कोई और सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम में आता नहीं, बस सबको पता। तो बहुत जल्दी 9 लाख वैकेंसी के आसपास वैकेंसी आने वाली है, और पहले चरण में जो वैकेंसी आने वाली है, वो वैकेंसी आने वाली है टोटल 75,000, और ये टोटल 38 विभागों में निकलने वाली है ना। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये सब्जेक्ट आपको तैयार नहीं है, तो माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करना। माई पाठशाला के एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर आपको ये एकदम कह सकते हो डेमो क्लास से स्टार्ट हो चुकी है। डेमो क्लास आप ना बोलिए, इसे आप बोलिए वो क्या होता है, फाउंडेशन बैच होता है ना, फाउंडेशन बैच होता है ना, तो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है इन सारी क्लासों का। तो फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, 9369880746, एक तो ये सपोर्ट नंबर है, आप इस पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा मैथ वाले साल का, रीजनिंग वाले साल का और इन सब का पढ़ाना का तरीका अच्छा लगता है, तो है ना, तो 9369880746 इस पर आप कॉल करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कूपन कोड जरूर लगा दीजिएगा, कूपन कोड है इस समय DEEP10, ये कोड आप लगाओगे तो आपको डिस्काउंट ऑफर भी हो जाएगा लगभग 30% के आसपास। तो इनके कह सकते हो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, जाइए ज्वाइन कीजिए। मेनली ALP वाले तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उनके लिए ये सब है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।